हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई को लेकर के, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, भारतीय रिज़र्व बैंक की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें करी जा रही हैं जो मार्केट को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी के अंदर ले आके रख रही हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं उथल पुथल मची हुई है। एक खबर है, उस खबर को मैं चर्चा करूंगा। और आज शक्ति कांता दास जी ने जो है CNBC TV 18 के साथ एक इंटरेक्शन में क्या कुछ कहा और क्या उसका मतलब निकलता है आने वाले टाइम में, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो के माध्यम से। बट बिफोर स्टार्टिंग, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, रिज़र्व बैंक, अपनी बात को शुरू करें उससे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कुछ पॉइंट से। जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के माध्यम से ये अपडेट किया कि ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है उसको कट करेंगे पेट्रोल और डीजल के अंदर से, जिससे लिक्विडिटी अपने देश के अंदर बनी रहे और जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, उसको कट किया जा सके। इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर लोग पहले से दबाव बना रहे थे, जिसके चलते सरकार ने ये फैसला लिया है। हालांकि इसको ऑफसेट करने के लिए जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ होती हैं उसके ऊपर सरकार ने 15% तक का लगा दिया है, इससे पहले नील था। और इंपोर्ट ड्यूटीज़ में जैसे कि कुछ कोल या जो फेरोनिकल या इस तरीके के जो स्टील से जुड़े हुए, आयरन से जुड़े हुए रॉ मटेरियल जो हम इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर इन्होंने कट किया है एक्साइज ड्यूटी को, कस्टम ड्यूटी को, राइट, इंपोर्ट ड्यूटी को। तो दोस्तों, ये बात तो खैर साइड करिए, हम आरबीआई की बात करते हैं। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सरकार ने ये जो कदम लिया है ये सराहनीय है, यानी अच्छी बात है। लेकिन आरबीआई ने, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी कुछ ही हफ्ते पहले, एक डेढ़ हफ्ते पहले, ऐसा अनस्केड्यूल तरीके से 2 से 4 मई के बीच में जो है इन्होंने एमपीसी कर डाली, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक मीटिंग बुलाई अनस्केड्यूल तरीके से। और अचानक जो रेपो रेट का स्टैंडर्ड है उससे 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया। 40 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिया, जिसकी वजह से, जिसका नतीजा क्या हुआ, जिसका नतीजा हुआ कि पूरे मार्केट में क्रैश आ गया, पूरा बैंकिंग सेक्टर डूब गया, पूरा पूरा होल मार्केट क्रैश कर गया, क्योंकि लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर रेपो रेट के बढ़ने से सीधा सीधा असर पड़ता है। लोग जो ईएमआई से लोन लेते हैं, घर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, बंगला खरीदते हैं, इन सभी लोगों के ऊपर बोझ बढ़ जाता है। तो अब चलिए मेन अपडेट की बात करते हैं। तो आरबीआई ने CNBC TV 18 से इंटरेक्शन में आज क्या कुछ कहा है शक्तिकांता दास जी ने, ये आपको एक झलक दिखलाना चाहूँगा। देखिए, आने वाले नेक्स्ट मंथ जून में 6 जून, 7 जून, 8 जून, 6 to 8 MPC की मीटिंग है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है। और जो भी उसमें फ़ैसला लिया जाएगा उसको हम 8 तारीख को, 8 जून को जान पाएंगे आरबीआई के शक्तिकांता दास जी के द्वारा। अभी इन्होंने जो बातें बताई हैं उसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उससे आपको कुछ सावधानी रखने की ज़रूरतें हैं। अभी इन्होंने ये कहा कि रेपो रेट बढ़ाना, रेपो रेट बढ़ेगा, अगर मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है तो इसमें कुछ बहुत गलत नहीं है, ये काफ़ी हद तक सही है। इनके वर्ड्स देखिए, शक्ति कांता दास told central bank wants to raise interest rates in the next few meetings and that the expectation of higher rates is no brainer। यानी इट्स नॉट डिफ़िकल्ट थिंग टू इमेजिन कि जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट का रेट बढ़ने को लेकर के, दैट इज़ ऑलमोस्ट ट्रू। और बैंक जो है ऐसा करेगा, आरबीआई ने साफ साफ बोला है कि ये इंटरेस्ट रेट को, रेपो रेट को बढ़ाएंगे ताकि मार्केट के अंदर से जो इन्फ्लेशन है
उसको कर्ब किया जा सके, उसको कंट्रोल में लिया जा सके। क्योंकि आरबीआई को रेपो रेट बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई चिंता कर रहा था, सबसे ज़्यादा कोई प्रेशराइज कर रहा था इनको, तो वो इन्फ्लेशन का ही डेटा था। इन्फ्लेशन रिकॉर्ड रेट पर चल रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने ये फैसला लिया था। इन्होंने ये भी कहा कि 5.15% प्री कोविड लेवल तक रेपो रेट बढ़ करके चला जाएगा। ये कहना अभी प्री मेच्योर होगा, यानी ये जल्दीबाजी होगी, सही नहीं है। ये ज़रूरी है कि 40 बेसिस पॉइंट्स हमने फर्स्ट टाइम बढ़ाया है, हो सकता है सेकेंड टाइम कुछ भी हो सकता है, उसको इन्होंने हिंट नहीं किया, लेकिन इन्होंने ज़रूर कहा कि जो भी होगा उस समय बताएगा, इट विल टाइम विल टेल। लेकिन इतना ज़रूर है कि 5.15% या कोविड लेवल से पहले तक जो रेपो रेट का स्टैंडर्ड था वो अचानक हम नहीं बढ़ाएंगे, हम कैलिब्रेटेड तरीके से बढ़ाएंगे उसे, राइट, ताकि जो है उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। हालांकि नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर ऑलरेडी बहुत बुरा पड़ चुका है, राइट। हालांकि ये बात जो है मार्केट को पहले से पता भी थी। हालांकि आज ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पहले से भी मार्केट को पता था कि रेपो रेट फिर से बढ़ेगा और 75 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ने की अभी उम्मीद है, 75 बेसिस पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीआई की तरफ से जो कुछ भी कदम उठाया जा रहा है, ये कहीं न कहीं इन्फ्लेशन को कर्व करने के फेवर में है। ऑलराइट, एक बात को बहुत आसानी से समझ लीजिए, रेपो रेट अगर बढ़ता है ना, किसी भी बैंक सेंट्रल बैंक जो है जैसे आरबीआई है, अगर ये रेपो रेट बढ़ाएगा तो इससे क्या होगा कि जो हमारे भारतीय बैंक्स हैं, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, यूको बैंक है, इन तरीके के जितने भी सरकारी बैंक्स हैं या कोई भी प्राइवेट बैंक भी क्यों ना हो, इन सभी को जब आरबीआई शॉर्ट टर्म लोन देता है, शॉर्ट टर्म फंड देता है, तो उसके ऊपर रेपो रेट बढ़ा देता है, यानी कॉस्ट ऑफ लेंडिंग बढ़ जाती है आरबीआई के। तो अब बैंक्स को जब वो लोन महंगे मिलेंगे, तो बैंक्स भी अपने जब लोन किसी दूसरे कस्टमर्स को देंगे, जैसे आप कार खरीदने जा रहे हो तो आपको लोन महंगा मिलेगा, राइट, आपको घर महंगा मिलेगा, आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी, आपके ऊपर बोझ बढ़ जाएगा। आपके ऊपर बोझ बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, क्या इसका सिस्टम के अंदर इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको पता है। इसका सीधा सीधा असर है कि आप घर खरीदने जा रहे हो, बंगलो खरीदने जा रहे हो, कार खरीदने जा रहे हो, आपको लोन महंगा मिल रहा है, 12% से बढ़ के 14% हो गया, तो फिर इससे आपके लिए दिक्कत बढ़ेगी। आप नहीं लेना चाहोगे, आप कम से कम लोन लेना चाहोगे, आप कम से कम अपना काम करने के लिए लोन लेना चाहोगे, आप कोई भी काम करने के लिए भी आप शुरू करना चाहते हो, कोई आपको जैसे कोई बहुत सारी कंपनीज होती हैं, उनको फ़ंड चाहिए होता है अपने एक्सपेंशन के लिए, अपने कारोबार को चलाने के लिए, तो वो लोन लेती हैं शॉर्ट टर्म के लिए या फिर मीडियम टर्म के लिए। तो उन लोन्स के ऊपर भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स ज़्यादा चार्ज करेंगे, तो उनको लोन महंगा पड़ेगा, तो वो लोन कम लेना चाहेंगे। तो इस तरीके से बैंक्स का क्या प्रोडक्ट होता है, बैंक्स क्या बेचते हैं आपको पता है ना, बैंक्स आपको लोन ही तो देते हैं, बैंक्स अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, यानी अपने लोन्स देते हैं, वही उनका बिजनेस है। तो जब लोन लेने वाले कम हो जाएंगे तो बैंक्स का प्रोडक्ट कम बिकेगा ना, और बैंक्स का प्रोडक्ट कम बिकेगा तो बैंक्स का प्रॉफिट कम आएगा। तो बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, बैंक्स के कारोबार के ऊपर, बिजनेस के ऊपर इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है, महसूस कर रहे हैं आप। रेपो रेट के बढ़ने से सीधा सीधा इनके बिजनेस के इम्पैक्ट के ऊपर पड़ेगा। अच्छा, अगर कोई इस तरीके की कंपनी, जैसे इंफ्रा सेक्टर की कोई कंपनी है, स्टील मेकिंग कोई कंपनी है, टेलीकॉम की कोई कंपनी है, उसके ऊपर भी सेम सिचुएशन होती है, क्योंकि उसको भी लोन महंगा मिलेगा, और उसके प्रोडक्ट्स अगर उसको लोन महंगा मिलेगा तो फिर वो अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, अपने ज़्यादा प्रॉफिट करना चाहेगा, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट तभी उसको मिलेगा जब उसकी सेल्स बढ़ेंगी, लेकिन सेल्स तो उसकी बढ़ेंगी नहीं, राइट। चलिए खैर दोस्तों, ये एक छोटी सी खबर थी, मैंने आपसे डिस्कस किया। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, इफ यू अंडरस्टूड दिस, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड टेक केयर। सी यू नेक्स्ट टाइम डिस्कसिंग समथिंग डिफरेंट।